देहरादून की गुच्चू पानी रॉबर्स केव बहुत ही सुंदर जगह है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में है एक खूबसूरत लाइमस्टोन केव जिसे रॉबर्स केव कहा जाता है। पर ये जगह असल में ऐसी नहीं दिखती, ये दिखती है कुछ ऐसी। ये वीडियो कुछ महीने पहले वायरल हुआ था। सोशल मीडिया ने रॉबर्स केव को इतना प्रमोट किया कि आज उसकी ये हालत हो गई। ट्रैफिक रास्ते में इतना भयंकर ट्रैफिक है, देखो क्या हाल है रास्ते का। ऐसा फील हो रहा है कि सारी दुनिया छोड़ के गुच्चू पानी आ चुकी है। और आज की तारीख में ये स्थिति कई पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स की हो चुकी है। जो ट्रैफिक जाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो किसी मेट्रो सिटी का नहीं है। ये नजारा है हमारे हिल स्टेशंस का, जहां लोग रिलैक्स करने, शहरों से दूर शांति पाने जाते हैं और यहाँ आकर उन्हें घंटों तक कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक झेलना पड़ता है। इस भीड़ पर मैं वापस आऊंगा, पर उसके पहले आपको याद होगा कि इस साल इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए 21 दिन का फास्ट किया था। सैकड़ों लोग अनशन पे सर्दियों के ठंड में बाहर रहेंगे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। लद्दाख को लेकर सरकार से उनके कुछ मांगे थी जिन पर काफी चर्चा हो चुकी है। उन्हें अच्छी खासी मीडिया कवरेज भी मिली है और उन्हीं मांगों के बीच पर्यावरण को लेकर सोनम वांगचुक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है, जिसके बारे में हम सभी को पता होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में हिमालयन रीजन जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में कई दुर्घटनाएं हुई हैं और प्रकृति को बहुत सारा नुकसान हुआ है और वो चाहते हैं कि लद्दाख में उसी नुकसान को होने से रोका जाए। सोनम वांगचुक की इस अपील और हिल स्टेशंस पर ट्रैफिक जाम, इन दोनों के पीछे एक ही कारण है, ओवर टूरिज्म और उसके साथ होने वाला भयानक डेवलपमेंट। ट्रैफिक जाम तो फिर भी एक छोटी प्रॉब्लम है। इस कूड़े के ढेर को देखिए, पहाड़ों के ऊपर बनी इन बिल्डिंग्स को देखिए, ये सब खतरे की घंटियां हैं। तो आखिर ओवर टूरिज्म के चलते हमारे देश की नेचुरल ब्यूटी को कितना नुकसान हो रहा है, क्यों सोनम वांगचुक इसे लेकर परेशान है, सरकार का इसमें क्या रोल है और क्या इसे रोका जा भी सकता है या ये बात हाथ से निकल चुकी है। इस वीडियो में मैंने एनवायरमेंटलिस्ट देवोदित्य सिन्हा जी से बात की है, जो हमें इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने में मदद करेंगे। टूरिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है ऑफ अंडरस्टैंड नेचर, टू केयर अबाउट नेचर, है ना, सेंसिटिविटी डेवलप करने के लिए। पर उसका एक अलग पहलू भी है कि जब वो कमर्शियल हो जाता है और जब वो अनसस्टेनेबल हो जाता है तो तब प्रॉब्लम शुरू होती है। आमतौर पर सोशल मीडिया और एडवर्टाइजमेंट द्वारा टूरिज्म की ये छवि हमारे दिमाग में बनाई जाती है कि ये सभी के लिए अच्छा है। हम शहर से दूर नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहां के लोकल कल्चर के बारे में जान सकते हैं या बस सिटी लाइफ से हट के रिलैक्स कर सकते हैं। और दूसरी तरफ वहां के लोकल्स के लिए भी टूरिज्म अच्छा है। टूरिज्म से इकोनॉमी का गहरा रिश्ता है। भारत में ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर 194.3 बिलियन डॉलर का मार्केट बन चुका है, जो जीडीपी में 6.8% कंट्रीब्यूट करता है और 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। ये सभी बातें सच है। टूरिज्म की अपनी इंपॉर्टेंस है, वो अच्छा भी है, लेकिन ये टूरिज्म की केवल आधी तस्वीर है। किसी भी इन्वायरमेंटली सेंसिटिव जगह पर जैसे जैसे टूरिज्म और डेवलपमेंट बढ़ता है तो उसके एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की तारीख में कब ऐसा होता है कि कोई टूरिस्ट स्पॉट्स खतरनाक ओवर टूरिज्म की तरफ बढ़ने लग जाए? इसका जवाब बहुत सिंपल है, सोशल मीडिया और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स। इसके लिए हम लद्दाख का उदाहरण लेते हैं। पारस लुम्बा, जो कि एक टूरिज्म कंपनी ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन के फाउंडर हैं, वो कहते हैं कि लद्दाख का इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट काफी नाजुक है। पहले यहाँ सिर्फ ट्रैकर्स यानी पर्वतारोही आते थे, लेकिन 3 इडियट्स मूवी की सक्सेस, जिसमें लद्दाख का खूबसूरत क्लाइमेटिक सीन दिखाया गया है, उसके बाद से यहाँ मास टूरिज्म शुरू हो गया है। लेह की पॉपुलेशन सिर्फ 30,000 है, लेकिन वहां 4 लाख से ज्यादा टूरिस्ट हर साल आने लग गए। इस ट्रेंड को सोशल मीडिया और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स जोरों शोरों से प्रमोट करते हैं। बहुत ही सेंसिटिव जगहों पर जाकर वहां की अनटच्ड ब्यूटी को न केवल एक्सप्लोर करते हैं बल्कि उसे सोशल मीडिया पर भी डालते हैं। हिडन जेम्स के नाम पर इतनी रील्स बन चुकी है कि मुझे लगता है शायद ही कुछ बचा हो जो इंस्टाग्राम पे वायरल नहीं हुआ हो, और जो कुछ बचा है वो भी अगले थोड़े समय में डाल दिया जाएगा। तो जब कोई जगह एक हिडन जेम से एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बनती है तो वहां पे एग्जैक्टली क्या बदलाव आते हैं? जी, एक टर्म हम लोग यूज करते हैं पॉलिसी उसमें, एनवायरमेंट लॉ में, उसमें कहते हैं क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट कहते हैं। कोई जगह है, किसी ने एक्सप्लोर किया और आज के समय में इंटरनेट हर जगह पे है और सबको पीसफुल एनवायरमेंट चाहिए, उसका प्रचार किया हमने, तो डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ेगी तो आसपास और भी लोग उसको करना शुरू करेंगे। अब जैसे 1 से 4 हुए, 5, 10 हुए, चलिए तो चल रहा है। फिर किसी ने सोचा कि मैं यहाँ पे अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूं कि मैं थोड़ा सा और जो हाई एंड टूरिज्म है उसको ला सकूं। आप जो है फिर प्रॉपर एक होटल बनता है वहाँ पे, जहाँ पे एसी भी लगेगा, पार्किंग भी चाहिए,
वो चीज़ भी चाहिए। फिर ये है कि डिमांड और बढ़ती है, फिर आपको लगता है कि सड़क अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर सड़क बनने शुरू होंगे। अब सड़क बनेगा तो और टूरिज्म आएगा। हाँ, तो एक साइकिल शुरू होता है। फिर क्या होगा, किसी ने बोला कि चलो यहाँ टूरिस्ट आ ही रहे हैं घूमने के लिए, हम यहाँ पर शॉप भी खोलते हैं, दुकानें भी खोलते हैं, कैफे भी खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, हम यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर खोलते हैं। फिर रोड के किनारे चलो स्टॉपिंग पॉइंट्स बनाते हैं, है ना, पार्किंग पॉइंट्स बनाते हैं, पब्लिक यूटिलिटी बनाते हैं। सरकार बोलेगी कितने लोग जा रहे हैं, अगर 200 किलोमीटर स्ट्रेच है, आपने टोल बूथ बनाया, उसको टैक्स भी आ रहा है, रेवेन्यू भी आ रहा है ना, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ऐसी बात नहीं लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसको लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो एक जो सिलसिला शुरू होता है, उसका फिर एंड में क्या होता है, फिर उसके बाद बड़े बड़े प्लेयर्स आने शुरू होंगे उसमें। फिर वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां आनी शुरू होंगी, जब एक्सपोर्ट बनेगा तो फिर और लोग आना शुरू होंगे। फिर आप कुछ दिन बाद कहेंगे कि चलो यहाँ पे हम बस सर्विस शुरू करते हैं, हाँ, दिल्ली से वहां तक बस शुरू कर देते हैं। फिर अगर चलो रेलवे लाइन लेके आते हैं, अब जैसे हो रहा है रेलवे लाइन भी जहाँ तक है। फिर जब इन्फ्लक्स और बढ़ेगा, आपको लग रहा है कि चलो अब रोड बन गया, रोड भी कम पड़ रही है, 2 लेन था अब इसको 4 लेन कर देते हैं। फिर आपको लगेगा कि यार बड़ा लंबा रोड पड़ रहा है, तो हम लोग उसको शॉर्ट कर देते हैं, तो हम टनल बना के पहाड़ के नीचे से लेके जाते हैं। फिर आपको लगेगा कि चलो रेल भी कम पड़ रहा है, रोड भी कम पड़ रहा है, हम एक जो है एक एयरपोर्ट बना देते हैं। इस तरह से शुरू होता है, और वो इकोनॉमिक वो एक एक्टिविटी शुरू होती है, उसमें आप किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, उसमें सबका रोल है। पिछले साल हिमाचल में बारिश के मौसम में बहुत नुकसान देखने को मिला। ज्यादा बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स जैसी घटनाएं हुई, खास करके शिमला में। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां कई इलाकों में रविवार देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। इसमें करीब 400 लोगों की जान गई, जिनमें से 80 मौतें अकेले शिमला में ही हुई थी। 2000 से ज्यादा घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए और 10,000 घर डैमेज हुए। पूरे मॉनसून में 100 से ज्यादा लैंडस्लाइड्स रजिस्टर की गई। उस साल हिमाचल की टूरिज्म से कमाई कितनी हुई ये तो नहीं पता, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू के एस्टीमेट के मुताबिक इन घटनाओं की वजह से राज्य को 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अब ये बात सही है कि इन दुर्घटनाओं के पीछे क्लाइमेट चेंज का भी हाथ है, लेकिन ये इकलौता कारण नहीं है। पिछले कुछ दशकों में हिमाचल प्रदेश में बेहिसाब डेवलपमेंट हुआ है। शिमला का उदाहरण लेते हैं। दरअसल शिमला को ब्रिटिश एरा के दौरान बसाया गया था, सिर्फ 16,000 लोगों के लिए, लेकिन आजादी के बाद से यह शहर तेजी से बढ़ा है और आज इसकी जनसंख्या बढ़कर 2,25,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, ब्रिटिश एरा से 20 गुना ज्यादा। लेकिन यहाँ रिसोर्सेज तो अब भी उतने ही है ना। 1979 में जब इंटरिम शिमला डेवलपमेंट प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था, तब से यहाँ कंस्ट्रक्शन पूरी तरह अनचेक्ड रहा है और सेफ्टी पैरामीटर्स की अनदेखी की गई है। इकोलॉजी और जनसंख्या की ग्रोथ के बीच किसी प्रकार के बैलेंस के बारे में नहीं सोचा गया। कंस्ट्रक्शन को लेकर नियम तो बनाए गए, लेकिन मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट की गैर मौजूदगी और पॉलिटिकल कारणों से कभी वो नियम लागू नहीं हुए। आज अकेले शिमला में करीब 10,000 इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं, जिन्हें बिना किसी अप्रूवल के बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में प्लान से हट के और एक्स्ट्रा फ्लोर्स के साथ बनाया गया है। इस सब के चलते आज शिमला की कंडीशन क्या हो गई है। यहाँ की हैजर्ड रिस्क और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट कहती है कि शिमला के 51% हिस्से यानी आधे से ज्यादा शिमला में लैंडस्लाइड्स का मॉडरेट रिस्क है और 33% एरिया में हाई रिस्क है। शिमला का केवल 16% एरिया ऐसा है जहां लैंडस्लाइड्स का खतरा कम है। यहाँ भूकंप का खतरा भी बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार अगर शिमला में रात में भूकंप आता है तो 20,000 से ज्यादा लोग मर जाएंगे, और अगर भूकंप दिन में आता है तो भी 5,000 से ज्यादा लोग मरेंगे। और इस चीज में शिमला यूनिक नहीं है। इस तरह के वायलेशंस और अनसस्टेनेबल ग्रोथ पूरे हिमालयाज में कॉमन है। एनवायरमेंट सेंसिटिविटी है, उसकी टोपोग्राफी उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब वो नुकसान करता है। फिर लैंडस्लाइड और ये सब चीजें आपको दुनिया भर की चीजें आपको देखने को मिलती है। जैसे आप उत्तराखंड में जाएंगे देखेंगे रिवर किनारे बहुत सारे लोगों ने अपने जो है होटल बना रखे हैं ना, बिल्कुल जो लगे हुए रिवर किनारे, बिल्कुल जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। तो इस तरह से नुकसान होता है। ओवर टूरिज्म के कारण पहला कंसर्न तो है डेवलपमेंट का, और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है वेस्ट मैनेजमेंट की। उत्तराखंड और हिमाचल में हिमालयन टूरिस्ट साइट्स पर बड़ी संख्या में कैंपर्स, ट्रैकर्स, माउंटेनियर्स, बैकपैकर्स और पिलग्रिम्स आते हैं, और इनके द्वारा जनरेट किया गया वेस्ट इकोलॉजी पर सीरियस इंपैक्ट डालता है। अगर कुछ लोग बाहर से आकर हमारे मोहल्ले में हमारे घर के आसपास कूड़ा फेंक कर चले जाएं तो हमें बुरा लगेगा, लेकिन इसी बात का लोग ख्याल नहीं रखते जब वो पहाड़ों पर टूर करने जाते हैं। समस्या यह है कि प्लेन्स के कंपैरिजन में हिमालयन रीजन्स में वैसी जमीन बहुत कम है जहां का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पे आप घर बना सकते हो, एकदम सपाट जमीन, फ्लैट जमीन वहां पर ज्यादा नहीं है। तो लोग पहाड़ों की घाटियों में यानी वैलीज में ही रहते हैं, जैसा कि कंगड़ा और कुल्लू जैसे शहर। अब शहर में तो कचरा शहर से बाहर फेंका जा सकता है, लैंडफिल्स होते हैं,
लेकिन पहाड़ी इलाकों में इसके लिए जगह नहीं होती, तो जो कचरा पहाड़ों पे फेंक दिया एक बार, वो हमेशा के लिए वहीं पड़ा रह सकता है और फिर उसी से पहाड़ गंदे होते हैं और हमारी नदियां भी दूषित होती हैं। सिर्फ टूरिज्म की वजह से हिमालयन रीजन में हर साल 80 लाख टन कूड़ा जनरेट होता है। कल्पना कीजिए एक क्रिकेट के स्टेडियम को कचरे से भर दिया जाए, ऐसे सैकड़ों स्टेडियम्स भर जाएं, इतना कचरा हर साल जनरेट हो रहा है। अब आप सोचिए जब यहाँ पर खनन होगा किसी पदार्थ का, धातु का, तो इन पहाड़ों का क्या हालत होगा। आज टूरिस्ट के गाड़ियों के धुएं से ही ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कल को उद्योग के धुओं से यहाँ के पानी का क्या होगा और पूरे उत्तर भारत के पानी का क्या होगा, सोचने की जरूरत है। इस सबके बीच सोनम वांगचुक को डर है कि बिना किसी संवैधानिक सुरक्षा के लद्दाख का भी वही हाल होगा जो उन टूरिस्ट साइट्स का हुआ है जहां पे मॉडर्न अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पे लद्दाख के पहाड़, घाटियां और उसके यूनिक इकोसिस्टम को बड़े कॉर्पोरेट्स को बेच दिया जाएगा, जहां फिर वो लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे जो वहां की इकोलॉजी को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। और ये प्लानिंग शुरू भी हो चुकी है, ये होने लगा है। लद्दाख में 20 लाख विजिटर्स की कैपेसिटी वाले एयरपोर्ट पे काम चल रहा है। 20 लाख मतलब लद्दाख की जनसंख्या से 6 गुना से भी ज्यादा। ये प्रोजेक्ट्स लद्दाख की इकोलॉजी को तो बर्बाद करेंगे ही, ये उन हिमालयन ग्लेशियर्स के लिए भी खतरा है जो क्लाइमेट चेंज के चलते पहले से बुरी हालत में। सोनम वांगचुक का कहना है कि जैसे जैसे लद्दाख में टूरिज्म बढ़ेगा, उस डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए कई सारी चौड़ी सड़कें चाहिए होगी और फिर उन पर डीजल से चलने वाली बड़ी गाड़ियां भी आएंगी। ये सारी एक्टिविटी ब्लैक कार्बन जनरेट करेगी जिसको सूट बोलते हैं। ये सूट जब ग्लेशियर्स पर पड़ता है तो बर्फ थोड़ी सी काली पड़ जाती है और हमें पता है कि कोई चीज जितनी काली होती है वो उतना ज्यादा सूरज की रोशनी सोखती है, इससे गर्मी पैदा होती है और बर्फ पिघलती है। सरल शब्दों में कहें तो जितने ज्यादा चौड़ी सड़कें और बड़ी घाटियां लद्दाख में चलेंगी, उतनी तेजी से वहां के ग्लेशियर्स पिघलेंगे। इन ग्लेशियर्स का पिघलना सिर्फ लद्दाख के लिए बुरा नहीं है, ये उन करोड़ों भारतीयों के लिए भी खतरे की बात है जो ग्लेशियर्स से निकलने वाली नदियों पर निर्भर है। इस सब में फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि हिमालयन स्टेट्स प्लेन्स के डेवलपमेंट मॉडल को फॉलो करना चाह रहे हैं, यानी वो रीजन्स भी उस तरीके से डेवलप करना चाह रहे हैं जैसे नॉर्मल शहर डेवलप करते हैं। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, चौड़ी सड़कें, हाई राइज बिल्डिंग और ढेर सारे लोग। वही चीज हिमालयन स्टेट्स में करने की कोशिश की जा रही है। ऑफ कोर्स ये नहीं हो सकता और जब हम जबरदस्ती ये करते हैं तो उस जगह की इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी पर बुरा असर पड़ता है। हमें हिमालयाज के लिए प्लेन्स का डेवलपमेंट मॉडल फॉलो करना बंद करना होगा। इन्वायरमेंटल साइंस हमें बताती है कि हर जगह की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब कोई जगह कितने लोगों को सपोर्ट कर सकती है। जब ये कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड होने लगती है, जब उस लिमिट से ज्यादा लोग जाते हैं वहां, तब इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। और हिमालयाज की कैरिंग कैपेसिटी पहले से ही काफी कम है, इसलिए कायदे से तो हमें इन जगहों पर बेहतर प्लानिंग और इन्फोर्समेंट चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग ना आए। और इसका एक सोल्यूशन हो सकता है टूरिस्ट की संख्याओं पर लिमिट लगाना। इसको करने के कई तरीके हैं, जैसे भूटान ने टूरिस्ट पर $100 पर डे की सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी लगा रखी है। अगर आप भूटान जाते हो तो आपको रोज के हिसाब से ये टैक्स देना पड़ेगा और इस पैसे का एक हिस्सा वहां के लोकल्स की आजीविका को सुधारने और वहां के पर्यावरण की रक्षा करने में इस्तेमाल होता है। इससे टूरिज्म महंगा जरूर हो जाता है, पर वहां की जगह को और वहां के लोगों को फायदा होता है। ये चीज आती है हाई वैल्यू सस्टेनेबल टूरिज्म के अंतर्गत। मतलब टूरिज्म में टूरिस्ट लोगों के मजे से ऊपर पर्यावरण के संरक्षण, कल्चर की रिस्पेक्ट और उस लोकल कम्युनिटी के फायदों को रखना। इसके अलावा जरूरत है इको टूरिज्म को प्रमोट करने की और खुद इंडिविजुअल लेवल पर भी इसे फॉलो करने की। इस प्रॉब्लम के लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में इको टूरिज्म का बड़ा हाथ है। देखिए, इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट वो यही है कि आप टूरिज्म करिए जो इकोलॉजिकल सस्टेनेबल हो, तो नुकसान ना हो, कि आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है बिल्कुल मिनिमम हो। इकोटूरिज्म एज अ कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा है। आप जाके बहुत लेविशली स्पेंड नहीं कर रहे हैं, आप जाके जो लोकल कल्चर है और लोकल आपका जो है उसमें आप रहते हैं और बहुत मिनिमम फुटप्रिंट के साथ आप टूरिज्म करके आते हैं और उसका बेनिफिट लोकली जो लोग हैं उसको मिलता है। देखिए, मैं तो ऐसा कहीं जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं होटल में ना रहूँ, रिजॉर्ट्स में ना रहूँ, मैं होम स्टे में रहूँ और मैं अपना फुटप्रिंट बिल्कुल कम से कम रखूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं अगर पहाड़ों पे गया तो मैं अपना पूरा जो है साथ में बैग लेके जाता हूँ, अपने बैग में रातें बंद करके रखता हूँ और उसको वापस लेके आता हूँ। तो आपको एक तो आप जब होम स्टे बुक करते हैं तो आपको ये है कि आप जाके किसी आदमी घर में अगर रह रहे हैं, किसी फैमिली के साथ में या लोकल जो आदमी है उसके वहां जाके आपको फिर बहुत बेसिक फैसिलिटी मिलेगी। तो आप एक्सटेंशन अपनी लो रखिए, आप जाइए, घूमिए फिरिए
कोशिश करिए कि वहाँ पे लोकल जो इकोसिस्टम है, वाइल्ड लाइफ है, लोकल कल्चर है, उसको फील करना चाहिए। अब वहाँ पे ये सोच करना चाहिए कि मेरे लिए जो है बिल्कुल मुझे लग्जरी चाहिए मुझे, तो उसके लिए आप उसको नहीं कर सकते, है ना। तो मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि जैसे मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं पहले से प्लान करके रखता हूँ। मैं इस तरह से प्लान करता हूँ कि मेरा फुटप्रिंट बहुत कम हो, है ना। जहाँ मैं जा सकता हूँ ट्रेन से या बस से, मैं कोशिश करूँगा उससे जाऊँ। वहाँ पे जाके मैं बहुत ज्यादा लैविशली चीजें खर्च ना करूँ। मैं बिस्लरी पानी नहीं पीऊंगा, ना बोतल लेके जाऊंगा। लोकल जो भी खाना बनेगा लोकल खाना खाऊंगा। वहां जाके मैं पिज्जा बर्गर की डिमांड नहीं करूंगा। तो वहां जाके जो लोकल खाना है, लोकल सब्जियां हैं, एक्सप्लोर करूंगा चीजों को। जितना हो सके पैदल घूमूंगा मैं। ये है तो टूरिज्म, बस स्लो टाइप में आप टूरिज्म को फील करते हैं। वही कंप्रेस ड्रॉ करिएगा, आप फ्लाइट से गए, वहां पे अपने कैब बुक करा पर्सनल, आप जहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, आप बिस्लरी के पानी खरीद रहे हैं, आप जाके बहुत महंगा रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं, तो आपका फुटप्रिंट बहुत हाई हो गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हिमालयन स्टेट्स को प्रोग्रेस करने के लिए खुद को तबाह करने की जरूरत नहीं है। इनका खूबसूरत इन्वायरमेंट है, साफ हवा और पानी है। ये अपने इन्वायरमेंट सेक्टर में ही काफी सारी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हाई वैल्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, ग्लेशियर और वाटर बॉडी प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह। इस सब से आप समझ गए होंगे कि सोनम वांगचुक लद्दाख को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं। उनका आंदोलन लद्दाख की नदियों के लिए है, सियाचिन ग्लेशियर के लिए, वहां की झीलों के लिए। एक तरह से सोनम वांगचुक का आंदोलन सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं बल्कि पूरे हिमालयाज के लिए है। अब इस सब के अलावा हमने देखा कि कचरा, स्पेशली प्लास्टिक पोल्यूशन, हिमालयन रीजन्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है। पर कई ऐसी उभरती टेक्नोलॉजीज हैं जो आने वाले समय में प्लास्टिक की समस्या को सुलझा सकती हैं। इन मजेदार टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने के लिए आपको देखना होगा ये वीडियो।